गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवर करेंगे, जो पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 8 में आपका दिया हुआ है। तो टॉपिक है ये केवल यूजीसी नेट स्टूडेंट के लिए नहीं, अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, अंडर ग्रेजुएशन में हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं एंड कुछ मेजर थिंकर्स जिनमें हम मॉरिस दुवेगर एंड अदर थिंकर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है। सो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखिए, हर लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है कि वो कंट्री को कैसे गवर्न करे, किस टाइप की पॉलिसीज़ होनी चाहिए। कुछ सिटीज़न कहते हैं कि इसको मतलब कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को, कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ को, कुछ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, कुछ वेलफेयर स्टेट्स को। सो जब भी हम सिटीजन्स की बात करेंगे तो उसमें सोसाइटी कैसे गवर्न होनी चाहिए, कंट्री का वेलफेयर कैसे होना चाहिए, उसमें सब लोगों की थिंकिंग अलग होती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बनती हैं? सो वो क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होती है जो शेयर करते हैं सिमिलर पॉलिटिकल बिलीव्स, गोल्स एंड आइडियोलॉजीज़। मतलब अलग अलग जो थिंकिंग करते हैं लोग, वो जब एक साथ आके मिलते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रेम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मेन एजेंडा होता है वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड होता है। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ट्राई करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मेन कंसर्न रहता है वो एनवायरमेंटल पर रहता है, कुछ का वेलफेयर प्रोग्राम्स पर रहता है। सो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं, उनके गोल्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। हिंदी में भी आप देख लीजिए, राजनीतिक पार्टियां वो हैं जिसमें राजनीतिक विश्वास हों, लक्ष्य हों, विचारधारा हों। उनको साझा करने वाले समूह को हम राजनीतिक पार्टियां कहते हैं। और ये डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना डेमोक्रेसी भी बस नाम मात्र की ही होकर रह जाएगी। क्योंकि देखिए, जो डेमोक्रेसी होती है वो दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की इतनी कुछ खास नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन आज के डेट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत इम्पॉसिबल सा है। अगर हम बात करें आज किन कंट्रीज़ में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो वो ओनली एक ही कंट्री है जहाँ पे हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, अदरवाइज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही चलती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बिना पॉलिटिकल पार्टी के हम ये सपोज ही नहीं कर पाएंगे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, देन वो आगे हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं। सो इसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड पड़ती है। अब हम देख लेते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो देखिए, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, सबसे पहले है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो संगठित होगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग थलग हुए हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ बना ली। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होगी वो ऑर्गेनाइज होगी, लीडर्स, मेंबर्स एंड ब्रांचेस भी होती हैं। लाइक कुछ पार्टीज़ जो होती है वो रीजनल पार्टीज़ होती है, कुछ पार्टी नेशनल पार्टीज़ होती है। सेकेंडली, जो उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आपका आता है आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। मतलब जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, लाइक जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, फॉर एग्जाम्पल भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इन सब की जब हम आइडियोलॉजी देखेंगे अलग अलग है, सब अलग अलग मुद्दों पे मेन फोकस रखते हैं। मतलब काम देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका काम तो एक ही, लेकिन जो उनकी मेन आइडियोलॉजी है वो अलग अलग होती है। आइडियोलॉजीज़ होती हैं, इनके कुछ प्रिंसिपल पॉलिसीज़ होती हैं, उनके बेसिस पे मतलब किस टाइप का बिलीफ सिस्टम है उनका, तो उसके बेसिस पे आइडियोलॉजी डिसाइड होती है। ओके, थर्ड आपका है रिप्रेजेंटेशन। देखिए, तो थर्डली जो इसमें है वो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट करती है कॉमन पीपल को, उनके इंटरेस्ट को, उनके कंसर्न को। वो सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, कल्चरल हो सकता है। सो मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम होती हैं वो किस लिए होती है कि वो कॉमन पीपल को या फिर सिटीजन्स को रिप्रेजेंट कर सके, उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं, उनको क्या क्या तकलीफ़ हो रही है, उनके क्या क्या कंसर्न्स है। तो वो पॉलिटिकल पार्टी का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक उनका प्रतिनिधित्व करना भी होता है। प्रतिनिधित्व आपका सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। लोगों की भलाई के लिए, उनकी चिंताओं को कम करने के लिए उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। फोर्थ जो मेन है
उनका पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन में, जो इलेक्शन चुनाव होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे 5 साल में देखिए अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, लेकिन जो कॉमनली टाइम फ्रेम है वो 5 ईयर का है। इंडिया में भी 5 साल में इलेक्शन होते हैं। ओके, तो इलेक्शन के थ्रू देखा जाता है कि सेम पॉलिटिकल पार्टी आएगी या फिर चेंज होगी। अब जो पार्टीज़ हैं वो कैसी, मतलब नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं या फिर रीजनल लेवल की पार्टीज़ हैं, तो उसके बिहाफ पे ही वो पार्टिसिपेट कर पाती है कि वो नेशनल लेवल के जो इलेक्शन होंगे उनमें पार्टिसिपेट कर पाएगी या जो स्टेट लेवल के होंगे ओनली उनमें ही पार्टिसिपेट कर पाएगी। तो चुनाव में भागीदारी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काफ़ी मेन होती है, क्योंकि मेन उनका जो कंसर्न होता है वो वही होता है। फिफ्थ, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड एग्रीगेशन। मतलब वो क्या करती है, जो लोगों का इंटरेस्ट होता है उनको आर्टिकुलेट करती है। मतलब लोग क्या चाहते हैं, लोगों की भलाई के लिए क्या उनका हित किस में हो सकता है। सो अलग अलग सोशल ग्रुप के जो डिफरेंट इंटरेस्ट हैं उनको संभाल के रखना, उन पे काम करना पॉलिटिकल पार्टी का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, तो वो हितों का, हिंदी में अगर हम देखें तो वो हितों का व्यक्तित्व और समागम करती हैं। ठीक है, राजनीतिक पार्टी विभिन्न सामाजिक समूह के हितों और चिंताओं को व्यक्त करने में और उनको सॉल्व करने का काम करती है। एंड अपोजिशन रोल, अब अलग अलग कंट्रीज़ में इनके मतलब कहीं पे इनको लीगल फ्रेमवर्क मिला हुआ है, कहीं पे नहीं मिला हुआ है। तो अपोजिशन रोल की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है, जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो तो गवर्नमेंट को चलाती है, रिमेनिंग जो एक मेजर पार्टी होती है वो अपोजिशन में आ जाती है कि वो जो गवर्नमेंट चला रही है वो सही से गवर्नमेंट चला पा रही है या नहीं चला पा रही। तो डेमोक्रेसी को और अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए इस पार्ट को बनाया गया है। तो हम देख लेते हैं मॉरिस दुबर्गर ने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे क्या बोला है। तो इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, उसका नाम इसी से है, पॉलिटिकल पार्टीज़ अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। बुक का पूरा नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये थिंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। मॉरिस दुबर्गर अपनी इस बुक में कहते हैं कि जिस टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी उसी टाइप के वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। कि अगर कोई पार्टी मतलब वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है तो वहाँ पे जो इलेक्शन कंडक्ट होंगे वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। एंड अगर वही पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारी पार्टी है तो वहाँ पे जो इलेक्शन होंगे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे बेस्ड होंगे। वो कहते हैं जो पार्टी का नेचर होता है, वोटिंग बिहेवियर होता है, उसी के बिहाफ पे वहाँ पे उस टाइप का ही इलेक्शन होते हैं। सो ये आपका 2023 का PYQ भी है, आपका क्वेश्चन आया था मैचिंग के लिए कि किस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी में किस टाइप के इलेक्शन होते हैं। सो अगर आपका 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं यूके का, तो वहाँ पे क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होंगे, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे चाहे वो मेजॉरिटी में हो या नहीं हो उसकी गवर्नमेंट आ जाएगी। सेकंड, मल्टी पार्टी सिस्टम जिसमें काफ़ी सारी पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है। अब वो आर्ग्यू करते हैं दैट दिस इज़ ड्यू टू द स्ट्रेटेजिक वोटिंग बिहेवियर। वो कहते हैं कि वोटिंग बिहेवियर इस टाइप का होता है, इसी की वजह से वहाँ पे इलेक्शन का एक पैटर्न बन जाता है वेयर वोटर टाइम टू सपोर्ट वन ऑफ द लीडिंग पार्टीज टू अवॉइड वेस्टिंग देयर वोट। मतलब वो कहते हैं कि जब 2 ही पार्टी हैं तो उसमें से एक पार्टी को ही सपोर्ट किया जाता है क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग क्योंकि काफ़ी सारी पार्टीज़ होती हैं दिए जाते हैं, जिसके बेसिस पे वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम आता है। मतलब जितने वोट मिले हैं उसी परसेंट में आपको सीट्स दी जाएंगी। तो दुबर्गर एनालाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कि वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, आइडियोलॉजीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन को। वो कहते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये अलग अलग होते हैं। वो एम्फेसाइज करते हैं द रोल ऑफ पार्टीज़ इन एग्रीगेटिंग इंटरेस्ट। उनका जो मेन जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं वो लोगों के इंटरेस्ट को एग्रीगेट करने में करते हैं, वोटर को मोबिलाइज करने में करते हैं, एंड मीडिएटर बनते हैं किसमें, स्टेट एंड सोसाइटी के बीच में वो एज अ मीडिएटर काम करते हैं। अब वो डायनामिक ऑफ पार्टी कंपटीशन की, पार्टी का कंपटीशन कैसे कैसे डायनामिक है, कोलिशन बिल्डिंग एंड पार्टी सिस्टम स्टेबिलिटीज़ को वो अपनी इस बुक में डिस्कस करते हैं। अब हिंदी में देख लेते हैं। मुझे कहते हैं कि अगर 2 पार्टी सिस्टम है
तो वहाँ पे जो इलेक्शन कंडक्ट हो गए वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगे। एंड वहीं पे अगर मल्टी पार्टी सिस्टम में बहु पार्टी प्रणालियाँ हैं तो वहाँ पे कैसा होगा, संयुक्त प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे इलेक्शन होंगे। सो वो कहते हैं कि क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब दो मेन पार्टीज़ होती हैं तो मतदाता अपना वोट बर्बाद नहीं करके एक ही पार्टी को वोट दे देते हैं, इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पे कंडक्ट होता है। वहीं पे अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ है, छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं, तो इलेक्शन का जो वोट होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसलिए उसमें रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल सिस्टम ही काम कर। बुक में मॉरिस डुवर्गर जो पार्टीज़ होती हैं उनको मेनली 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है मास पार्टी, एक होती है कैडर पार्टी। मास पार्टी को कहते हैं, मास पार्टी आर ऑर्गेनाइज विद अ लार्ज मेंबरशिप बेस मेंबर फ्रॉम वेरियस सोशल क्लासेस। अलग अलग सोशल क्लास से अलग अलग मेंबर काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं, वो मास पार्टी में आती है। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना होता है एंड सोशल चेंज को लेके आना होता है। मास पार्टी क्या होती है, वो कहते हैं जो मास पार्टी होती है वो अलग अलग सोशल क्लासेस से काफ़ी एक लार्ज अमाउंट में मेंबर आते हैं। उनका जो मेन एम होता है वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना होता है एंड सोसाइटी में चेंज लेके आना होता है। वहीं दूसरा वो कहते हैं कैडर पार्टी होती है। कैडर पार्टी की जो मेंबरशिप बेस होता है वो मास पार्टी के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होता है, उसमें लीडरशिप एंड टेक्निकल एक्सपर्ट ज़्यादा होते हैं एंड इस पार्टी का जो मेन एम होता है वो कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजी को इंक्रीज़ करना होता है। सो पार्टीज़ को मेनली दुवर्गर 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मास पार्टी एंड कैडर पार्टी। सोशल बैकग्राउंड को कवर किए हुए तो वो मास पार्टी में, वहीं अगर उसका जो मेंबरशिप बेस है वो काफ़ी छोटा है एंड जो उसका मेन एम है वो कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजी को इन्हेंस करना है तो वो कैडर पार्टी में आ जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में 2 पार्टीज़ की बात की जाएगी, नेशनल पार्टीज, रीजनल या स्टेट पार्टी। सो नेशनल पार्टी क्या होती है एंड ये कैसे फ्रेम होती है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सो हम वो देख लेते हैं। नेशनल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। उसकी एलिजिबिलिटी मैट होने पे ही वो नेशनल पार्टी बन पाती है। पहली उसकी जो कंडीशन है कि पार्टी मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट इन जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर उसको ही इट मस्ट विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन द प्रीवियस जनरल इलेक्शन। दोनों में से जब वो किसी एक को फुलफिल करेगी तब वो नेशनल पार्टी बन सकती है। हिंदी में देख लीजिए, पार्टी को लोकसभा या विधानसभा के किसी भी चुनाव में कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में लगभग 6% वैध वोटों को प्राप्त करना चाहिए, या फिर पिछले सामान्य चुनाव में किसी भी राज्य से कम 4 सीटों को जीता होना चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड, द पार्टी मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 2% ऑफ वैलिड सीट पोल टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर इट मस्ट विन एट लीस्ट फ्रॉम 3 स्टेट इन द प्रीवियस जनरल इलेक्शन। हिंदी में देख लीजिए, पार्टी को लोकसभा या विधानसभा के किसी भी चुनाव में 2% वैध सीटों को प्राप्त करना चाहिए, या फिर पिछले सामान्य चुनावों में 3 राज्यों में कम से कम सीटों को प्राप्त होना चाहिए। थर्ड, द पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट। 4 स्टेट्स में उसको एज ए स्टेट पार्टी होना चाहिए। ओके, सो ये 3 क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो स्टेट पार्टीज़ होते हैं उसका देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होता है। सो उसको करने के लिए 5 क्राइटेरियाज हैं, उनमें से अगर किसी एक को फुलफ़िल किया जाता है तो वो स्टेट पार्टी बन सकती है। फर्स्ट इसका है, अगर किसी पार्टी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 6% वोट मिलते हैं और वो 2 सीट्स जीतता है तब। सेकंड है, अगर किसी पार्टी को टोटल वैलिड वोट्स का 6% मिलता है लोकसभा में और लोकसभा में कम से कम उसे 1 सीट मिलती है। राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है, अगर वह राज्य के विधानसभा के लिए एक सामान्य निर्वाचन में राज्य से संबंधित विधानसभा के लिए मतदान के कुल मतों का 3% प्राप्त करती है या विधानसभा में 3 सीटें जीतती है। सिंपल वर्ड्स में कहें, जो आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 3% मत मिलने मतलब वोट मिले और 3 सीट उसे उसी विधानसभा में मिले या उससे ज़्यादा,
तो वो एक राज्य पार्टी बन सकती है। चौथा है, अगर वह राज्य के लिए लोकसभा के प्रति 25 सीटों में उसे एक सीट मिले कम से कम, ठीक है, तो वो आपकी राज्य पार्टी बन सकती है। फिफ्थ बट नॉट द लीस्ट, अगर वह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा में कुल मतों का 8% प्राप्त करती है। इन पांचों में से अगर वो किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो वो राज्य स्तर की पार्टी बन सकती है।